तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल में जिसका नाम है चर्चा विदाउट खर्चा। तो आज हमारे साथ है साहिल ठाकुर जी, हमारे धनप्री के ओनर, हमारे फाइनेंशियल एडवाइज़र साहिल जी। तो साहिल जी, आप कैसे हैं? मजा। कैसा लग रहा है आपको हमारे पॉडकास्ट में आके? बहुत अच्छा लग रहा है अपने। अच्छा, तो ये हमारे नए नए उभरे हुए फाइनेंशियल एडवाइज़र है, हमारी यूथ फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, यंग फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं। तो इनका सपोर्ट करो और इनसे कुछ ज़्यादा चने की दाल तो नहीं चढ़ा और दी। ज़्यादा अगर आपको अपना पैसा बढ़ाना है तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो नमस्कार जी। तो ऐसा ही ऐसे ही यार सब भाग जाते हैं ना। तो आज हम जानेंगे इनसे वो सवाल जिसका आंसर हमें पता नहीं होता है। सभी लोगों को जानना होता है कि वो क्या है, सबको क्यूरियोसिटी होती है कि इस चीज़ का मतलब क्या है। तो आज हमारे फाइनेंशियल एडवाइज़र हमें अच्छे से समझाएंगे और हमारे सवालों के जवाब देंगे। तो आप तैयार हैं? मैं तो जी पूरा तैयार हूँ। बोलिए, आप बोलिए, बताइए। तो पहले तो आप ये बताओ कि आपकी धनट्री की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। मतलब आपके दिमाग में ये बिजनेस का प्लान कैसे है कि आई वांट टू ओपन धनट्री, जो ये नाम, म्यूचुअल फंड, फाइनेंशियल एडवाइज़र, ये सब चीज़ें कैसे आई आपके दिमाग में? देखो, नाम जो है वो धनट्री, वो थोड़ा सा रिसर्च किया था और थोड़े से रेफरेंसेस मांगे मैंने किसी से कि हाँ कौन सा नाम अच्छा लग रहा है, सजेशंस के थ्रू। और जो धनट्री है वो काफ़ी अच्छा नाम था। और इस बिजनेस का आइडिया बेसिकली इस पॉइंट से आया कि जो फाइनेंस की इंडस्ट्री है उसमें बहुत ज़्यादा मिससेलिंग हो रही है। मिससेलिंग किसी भी टाइप की हो सकती है। फॉर एग्जांपल, आपको म्यूचुअल फंड सेल कर दिया एफडी बोल के, या आपको ऐसे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में इन्वॉल्व कर दिया जो आपको बेनिफिशियल नहीं है लॉन्ग टर्म में, या आपको उनकी ज़रूरत नहीं थी पर आपको प्रेशराइज करके या फिर कुछ भी बता के आपको जो है कुछ प्रोडक्ट जो है वो दे दिया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मिस सेलिंग में आती हैं। और इन प्रैक्टिसेस से बचने के लिए या लोगों को इस चीज़ से साइड करने के लिए जो हमने एक मुहिम स्टार्ट की है या फिर एक स्टार्टअप स्टार्ट किया है, उसका नाम है धनट्री। जिसमें हम लोगों को फाइनेंशियल अवेयरनेस के साथ साथ में जो उनकी नीड के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, एफडीज, इंश्योरेंस, जो भी एक पर्सन के लिए जो है पर्सनल फाइनेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, उनको हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो मेरा दूसरा सवाल है हाँ जी। कि जैसे कि आप जानते हैं कि जोगिंद्रनगर एक स्मॉल टाउन सिटी है ना। तो यहाँ के लोगों को ज़्यादा भरोसा जो है पोस्ट ऑफिस आरडी पे है। हाँ। उनको ज़्यादा भरोसा जो है एलआईसी के इंश्योरेंस पे है। तो आपको आपने ये कैसे सोचा कि हाँ म्यूचुअल फंड का प्लान मैं इस सिटी में लेके आता हूँ? क्या आपको ये डर नहीं था कि लोग समझेंगे या नहीं समझेंगे? मैंने बचपन से माउंटेन व्यू की है तो मुझे पता है कि डर के आगे जीत है। तो बेसिकली बात ये है कि जो एलआईसी का बिजनेस मॉडल है या फिर जो पोस्ट ऑफिस का बिजनेस मॉडल है वो टेस्टेड है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, और उन्हें मार्केट में आए हुए भी बहुत साल हो गए। जो पोस्ट ऑफिस का जो कोर बिजनेस था वो था किसी एक पॉइंट से बी पॉइंट तक जो है आपकी पोस्ट को ले जाना। मनी ऑर्डर्स पहले एक्सचेंज होते थे तो वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू होते थे। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने भी पोस्ट ऑफिस को एज अ बैंकिंग चैनल में इसलिए प्रमोट किया क्योंकि जो लास्ट माइल जो रीच है या जो कनेक्टिविटी है वो आपके पोस्ट ऑफिस में बहुत बेटर है। तो आपने देखा होगा कि गांव-गांव में भी जो पोस्ट ऑफिस की रीच है वो काफ़ी अच्छी है। इसीलिए जो आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने भी एम्फेसाइज किया कि पोस्ट ऑफिस में भी कुछ एक प्रोडक्ट्स ऐसे लॉन्च करने चाहिए जो लोगों के लिए हेल्पफुल हो। सेम जो हाल है वो एलआईसी का। एलआईसी को जो स्टार्टिंग में प्रमोट किया था वो स्टार्टिंग में प्रमोट किया गया था लोगों की जो आपकी इंश्योरेंस की नीड्स हैं। बेसिकली जो अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंश्योरेंस का यूज़ किया जाता है। पर आज की डेट में लोग क्या कर रहे हैं, जो इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स हैं उनको भी एज इन्वेस्टमेंट समझ रहे हैं। तो काफ़ी एक वाइड जो रेंज आ जाती है कि आप अपनी इंश्योरेंस को अलग रखें और अपनी इन्वेस्टमेंट को अलग रखें। और जो खिचड़ी की तरह जो इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं या फिर इंश्योरेंस प्लान्स हैं उनसे थोड़ा सा दूरी बनाए रखें। और मेरी यही इस वीडियो से अप्रोच रहेगी कि जो जोगिंद्रनगर की जनता है या नियर बाय जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो ये समझे कि आपकी जो फाइनेंशियल जो नीड्स हैं वो अलग हैं। वो कोई जो है वो थर्ड पर्सन ये इजीली नहीं प्रिडिक्ट कर सकता कि आपकी जो फाइनेंशियल नीड्स हैं वो क्या है। फॉर एग्जांपल, किसी व्यक्ति को एफडी काफ़ी अच्छी लगती है या उसको स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में, उसके लिए एफडी एक सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है, ठीक है। पर वो एफडी लेनी कहाँ से या किस इंटरेस्ट पे उनको मिल रही है, वो एक ट्रिकी सिनेरियो आ जाता है। या फिर टीडीएस की बात की जाए कि एफडी में टैक्स लग रहा है, टैक्सेशन का क्या रूल है इसमें। या फिर जिस व्यक्ति को ग्रोथ चाहिए, फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड से ग्रोथ चाहिए या फिर किसी और इंस्ट्रूमेंट या फिर रियल इस्टेट से ग्रोथ चाहिए, तो उनको जो है वो रिलेटेड प्रोडक्ट्स की तरफ जाना चाहिए, ना कि एक जो स्टीरियोटाइप जो कर दिया गया है कि हाँ जी आपने इंश्योरेंस के साथ में इन्वेस्टमेंट ले लो या ये ऐसा कर दो, तो उस चीज़ से आपको बचना चाहिए। ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि यहाँ के लोगों की इनकम ज़्यादा नहीं है, तो जो कि और खर्चा भी ज़्यादा नहीं है।
तो उनको क्या प्लान अपने लिए चूज़ करना चाहिए अगर उनकी इनकम कम है तो? देखो, अगर परचेजिंग पावर पैरिटी की बात की जाए तो आपने देखा होगा कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है और जो हिमाचल की पॉपुलेशन है, उसमें भी आपने एक चेंज नोटिस किया होगा कि लोगों की जो परचेजिंग पावर की कैपेसिटी है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। फॉर एग्जांपल, कुछ टाइम पहले जो है एक गाड़ी होना, किसी के घर में गाड़ी होना एक लग्जरी माना जाता था, जबकि आज की डेट में उसी गाड़ी को एज अ नीड की तरह जो है लोग ट्रीट कर रहे हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ किसी पर्टिकुलर एरिया की इनकम कम है या फिर हमारा या हिमाचल में ग्रोथ नहीं है इतनी, या पोटेंशियल नहीं है। पोटेंशियल बहुत है, बट राइट डायरेक्शन में अगर आप इस अप्रोच को लेके जाएँ तो आपकी एक बहुत अच्छी खासी ग्रोथ इस सेक्टर में हो सकती है। और इन लॉन्ग टाइम की बात की जाए तो जो भी मार्केट सिनेरियोज धीरे धीरे ग्रो करते हैं, उसके हिसाब से ही आपकी जो है कोई पर्टिकुलर एरिया या फिर कोई सिटी जो है वो डेवलप होती है या डेवलप का उसको टैग मिलता है। अब डेवलपमेंट का टैग जो किसी सिटी को मिल रहा है या किसी एरिया को मिल रहा है, वो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के नहीं मिलता, वो वहाँ के लोगों के लाइफस्टाइल को देख के मिलता है कि वहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल क्या था, क्या हो चुका है। तो आपको लाइफस्टाइल पे भी ज़्यादा ये फोकस करना पड़ेगा कि किसी पर्टिकुलर एरिया की इनकम क्या है। और जो आपने नेक्स्ट बात कही कि इन्वेस्टमेंट कितने अमाउंट से करनी चाहिए, या फिर अगर किसी की इनकम कम है तो अगर किसी की इनकम कम है तो उसको जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए वो मिनिमम अमाउंट से वो स्टार्ट कर सकता है, जो कि थ्रेश होल्ड है। बेसिकली एक आपकी एंट्री टिकट है। आप जो है 100 रुपीज़ या 500 रुपीज़ से भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड के थ्रू, एफडी के थ्रू, आरडी के थ्रू, क्योंकि ये सारे के सारे जो हैं वो इन्वेस्टमेंट के टूल्स हैं कि आप कैसे किसी प्रोडक्ट को लेके आपकी क्या सोच है और आपने क्या गोल्स रखे हैं अपने, उस हिसाब से जो है आप अच्छे प्रोडक्ट्स को चूज़ कर सकते हैं। ओके, तो मुझे ये जानना था कि आजकल बहुत हाइप में है ये चीज़ की क्विक मनी। ये क्विक मनी क्या है? देखो, क्विक मनी वो है कि आपने शाम को पैसा लगाया और सुबह वो 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया। मतलब बेसिकली जो 25 दिन में पैसा डबल की बात होती है वो है क्विक रिच मनी स्कीम्स या फिर क्विक रिच स्कीम्स जिनको बात बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ टाइम पहले लोगों ने जब कोविड में स्टॉक मार्केट को एक्सपीरियंस किया या फिर क्रिप्टो मार्केट को एक्सपीरियंस किया या ट्रेडिंग को एक्सपीरियंस किया, तो ट्रेडिंग या फिर जो भी ये प्लेटफॉर्म्स हैं वो लोगों को लगते थे स्टार्टिंग में क्विक रिच स्कीम की तरह कि आपने जो है कोई एक्स अमाउंट डाला और जो है वो 3x 4x आपने वहाँ से विड्रॉ किया। पर ये जो इन्वेस्टमेंट का तरीका है या ट्रेडिंग का तरीका है वो जो है लॉन्ग टाइम तक सस्टेनेबल नहीं रह सकता। मैं इसमें ट्रेडिंग को एज अ नेगेटिव लाइट में पोर्ट्रे नहीं करना चाहता हूँ, बट ट्रेडिंग जो है वो सब के लिए है। ट्रेडिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनको उस ट्रेडिंग का नॉलेज हो। आप किसी की देखा देखी में ट्रेडिंग नहीं कर सकते कि किसी बंदे ने जो है एक्स अमाउंट लगाया और उसने 3x निकाला या 4x निकाला। कुछ एक फेजेस होते हैं ट्रेडिंग में भी, जब आपको उसमें नेगेटिव रिटर्न्स मिलेंगे तो आपको उतनी पेशेंस होनी चाहिए कि आप उस नेगेटिव फेज को भी जो है वो टैकल कर सकें। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है लोग जो है ट्रेडिंग को क्विट कर देते हैं कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद, क्योंकि आपने अगर सेबी की गाइडलाइन भी पढ़ी है या फिर आपने रिपोर्ट पढ़ी है, उसमें जब आप F&O ट्रेडिंग करते हैं या कुछ भी ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें जब फर्स्ट टाइम आप कोई भी ट्रेड ले रहे हैं, बुक कर रहे हैं, तब आपको एक डिस्क्लेमर आता है कि 95% ऑफ इन्वेस्टर्स जो हैं वो 50,000 से 1 लाख तक का जो लॉस है वो F&O में या ट्रेडिंग में करते ही करते हैं। उसके बाद वो क्विट कर देते हैं उसको। तो ये क्विक रिच मनी जो स्कीम्स हैं ये जो है एक टाइप का होक्स है, ये कभी भी ख़त्म हो सकता है। तो आपको जो है स्लो और स्टेडी ग्रोथ वाले जो इन्वेस्टमेंट टूल्स हैं उन्हीं के साथ कंटिन्यू करना चाहिए फॉर योर लॉन्ग टर्म। बट आप चाहें तो एक अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं या फिर आप अपना एक्सप्लोर करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड को, फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग को या F&O को, तो आप जो है अपने पोर्टफोलियो का 0.5% या 1% जो भी आपको फिजिबल है ऑफ लूजिंग, कि आप उसको अगर आप लूज भी कर देते हो तभी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उतने अमाउंट के साथ आप जो है अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। अगर धीरे धीरे आपको फिर उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है तो आप उस चीज़ के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। पर ये जो क्विक रिच स्कीम्स जो आपको बेची जाती हैं मार्केट में, जो आपको बेची जाती हैं कि आपको किसी स्कीम में इन्वेस्ट करो, इतने साल के लिए इन्वेस्ट करो, इतने साल बाद आपको इतना रिटर्न मिलेगा या फिर एक्स प्रोडक्ट मिल जाएगा या कुछ भी मिल जाएगा, तो आपने उन चीज़ों से बचना है। और अपने क्वेरीज के लिए भी आते होंगे या फाइनेंशियल चेकअप के लिए आते होंगे, तो उनका जो बेसिक कॉमन डर है सबका, मैक्सिमम इन्वेस्टर्स का जो एक डर है, कोई एक डर जो एक सवाल जो सारे ही इन्वेस्टर्स पूछते हैं, जो मैक्सिमम जो इन्वेस्टर्स जो पूछते हैं सवाल, वो सबसे कॉमन सवाल ये होता है कि यार ये पैसा इन्वेस्ट कहाँ हो रहा है और ये कहीं मेरा पैसा जो है वो डूब तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे कॉमन डर है सबका कि हाँ जी, आप ये जो म्यूचुअल फंड की बात की जाए या स्टॉक मार्केट की बात की जाए उसमें पैसा कहीं डूब ना जाए। ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूँ कि इसमें जो पैसा डूबने के चांसेस हैं वो ऑलमोस्ट निल हैं।
ठीक है। आपका जो पैसा है वो मार्केट के जो एक्सपर्ट्स हैं वो मैनेज कर रहे हैं, और आपका जो पैसा है वो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज, टॉप 100 कंपनीज या टॉप 500 कंपनीज में इन्वेस्ट हो रहा है एज पर योर एसेट एलोकेशन। अगर आप की इन्वेस्टमेंट अलग तरीके की है, मतलब डाइवर्सिफाइड है, तो आपका कुछ पैसा गोल्ड में, सिल्वर में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में भी इन्वेस्टेड होता है, तो आपको इसकी घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि आपका पैसा जो है डूब जाएगा। बल्कि लॉन्ग टर्म में अगर आप ग्रोथ की बात की जाए तो म्यूचुअल फंड में ऑलमोस्ट 12 to 15% का जो आपको रिटर्न है वो ऑन एन एवरेज लॉन्ग टाइम में मिलता ही होता है। और ये हिस्ट्री अगर आप चेक करें 25 ईयर्स के अगर आप CAGR भी देखें तो ऑलमोस्ट जो मैक्सिमम जो म्यूचुअल फंड्स हैं जो लॉन्ग टाइम से चलते आ रहे हैं उन्होंने ऑन एन एवरेज 15% या 12% तक का रिटर्न जो है वो दिया है। तो आपको इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। और साथ ही जो इन्वेस्टर्स का एक और डर होता है, वो दूसरा डर है आपका इंश्योरेंस का, कि आपने इंश्योरेंस कोई परचेज़ कर लिया और आपको इंश्योरेंस परचेज़ करने के 1 या 2 साल में ही रियलाइजेशन हो जाती है कि आपका जो इंश्योरेंस है वो अच्छा नहीं है और आप उससे एग्जिट करना चाहते हो। और जब आप एग्जिट करने के लिए जाते हो तो आपको बताया जाता है कि जो भी आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसका सिर्फ 10% ही आपको जो है रिटर्न किया जाएगा इन केस अगर आप उस पॉलिसी को सरेंडर करते हो। तो आप जो है उस चीज़ के साथ या उस गिल्ट के साथ जो है वो अटैच हो जाते हो और आप सोचते हो कि यार मेरे को सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट का जितना मैंने अभी तक इन्वेस्ट किया है उसका सिर्फ 10% मिल रहा है, तो क्यों ना मैं इस चीज़ को जो है कंटिन्यू फॉरवर्ड करूं और इन फ्यूचर अगर कोई मेरे साथ ऐसी चीज़ होती है तो मैं उससे अलग हो जाऊंगा। पर आपका ये सोचना ही सबसे ज़्यादा गलत है, क्योंकि आप उस लॉस को और बढ़ा रहे हो ना कि उसको कम कर रहे हो। आप उसमें और ज़्यादा चीज़ें इन्फ्यूज़ करने की वजह से आप जो है उसमें अपनी लॉस परसेंटेज जो है वो और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं और टाइम भी कंज्यूम हो रहा है उसमें साथ साथ। ठीक है, तो ये जो दो हैं वो मेजर कंसर्न्स रहते हैं लोगों के कि यार इसमें पैसा डूब तो जाएगा। तो दूसरा, इन केस अगर पॉलिसी कोई ले ली है तो भाई उसमें अगर मैं सरेंडर करता हूँ तो मेरे को इतना अमाउंट मिलेगा, और मैं सरेंडर कंटिन्यू करता हूँ पॉलिसी को तो मेरे को जितना सम एश्योर्ड बताया गया है उतना मिलेगा। पर अगर लॉन्ग टाइम में अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो ऑन एन एवरेज जो आपको रिटर्न मिलता है वो मिलता है अप्रॉक्स 5 to 6% का, और सम केसेस में तो ये अप्रॉक्स 4% का होता है, जो कि सेविंग बैंक अकाउंट के आसपास का रिटर्न है। अच्छा, तो मेरा लास्ट सवाल है कि आप ये बताओ धनट्री जो है वो औरों से डिफरेंट कैसे है? धनट्री औरों से डिफरेंट इसलिए है क्योंकि उसमें ऐसे एम्प्लॉइज हैं। ठीक है, तो धनट्री में जो हमारा कोर जो आइडिया है वो है लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप बिल्डिंग का, रेदर देन जो हम क्विक रिच स्कीम्स को प्रमोट करने के बजाय हम जो है वो टारगेट कर रहे हैं कि हम जो लोग हैं उनको फाइनेंशियली अवेयर करवाएं, जो प्रोडक्ट्स उनके पास हैं ऑलरेडी हैं पहले से, ना कि हम उनको कोई इन्फ्यूज़ कर रहे हैं कोई प्रोडक्ट। हम ट्राई कर रहे हैं कि लोग जो हैं पहले इस चीज़ से अवेयर हों कि जो प्रोडक्ट्स उन्होंने पास्ट में ले रखे हैं क्या वो चीज़ें उनके फ्यूचर को सिक्योर कर रही हैं, या फिर उन्होंने कितना ब्लेंडर कर दिया है अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ, या फिर कोई प्रिवेंटिव मेजर्स जो अब लिए जा सकते हैं उनके फाइनेंशियल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। तो जो हमारा बेसिकली मोटिव या फिर हमारा आपने टैगलाइन भी पढ़ी होगी कि सिक्योरिंग वेल्थ एंड ग्रोइंग फ्यूचर्स। ठीक है, तो हम बेसिकली फोकस कर रहे हैं कि हम जो है फायर नंबर को अचीव करवाने में लोगों की हेल्प करें। फायर नंबर इज़ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट एंड रिटायर अर्ली, मतलब आप जो हैं इतनी इनकम सस्टेन कर लें कि आपको एक्टिवली काम ना करना पड़े, मतलब आप अपनी इच्छा से काम कर पाएँ, जिस चीज़ में आपका पैशन है या फिर आपके गोल्स मीट हो रहे हैं या आपको जिस काम को करने में मज़ा आता है आप उस चीज़ में ज़्यादा फोकस कर सकें और प्रोडक्टिव हो सकें, रेदर देन आप भेड़ चाल में चलते रहें। ठीक है, ठीक है साहिल जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हाँ जी सिमरन जी, आपसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा, ठीक है, धन्यवाद। और आगे भी हम नया पॉडकास्ट लाते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शब्बा खैर, और देखते रहिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और मस्त रहिए। बाय बाय। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, बाय।